वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए पेज नंबर 21 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। 21 पेज नंबर स्टार्ट करते हैं और इसी को पूरा भी कर देंगे। देखिए, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तो ये किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, ठीक है। रणजीत सिंह आपको पता है ये सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। सुकर चकिया किस मिसल से थे? ये सुकर चकिया मिसल से। और इन्होंने कोहिनूर हीरा जो है वो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, ठीक। कोहिनूर हीरा ओरिजिनली कहाँ से, मूल रूप से कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। और ये गिफ्ट दिया गया था किसको? ये दिया गया था गिफ्ट मलिक काफूर को, ठीक है ना। उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी के पास था, फिर ऐसे ऐसे करके। और वर्तमान में कहाँ पर है ये? वर्तमान में ब्रिटेन के पास है, ठीक। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित कौन हुआ था? सिराजुद्दौला। बंगाल के जितने भी नवाब थे उसमें से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला। ये युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था। प्लासी जो कि पलासी था जो है, यहाँ पर एक्चुअली में बहुत सारे पलास के पेड़ पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम क्या था? पलासी था। अंग्रेजों ने इसको बोल बोल के क्या बना दिया? प्लासी। और पलासी क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पलास के पेड़ हैं। आपको पता होगा होली का त्योहार आ रहा है, होली के त्योहार में जो गुलाल बनाया जाता है वो पलास के पेड़ों से ही बनाया जाता है। इसके रंग यहीं से आते हैं, ठीक है, यहीं से बनते हैं। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला और क्लाइव था, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? क्लाइव, ठीक। 23 जून 1757। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765। आपको मैं बता दूं, 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। और शाह आलम सेकंड जो थे, जो कि वो तत्कालीन मुगल सम्राट थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी, ठीक है। क्यों दे दी थी? क्योंकि अब इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि में इनको वही देना पड़ा। संधि में संधि की शर्तें थी कि आपको उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ेगी। दीवानी यानी कर वसूलने का, राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास आ गया? अब कंपनी जो व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या बन गई? दीवान बन गई। लेकिन कंपनी को खुद कोई, उसके पास कोई अनुभव नहीं था दीवानी या राजस्व वसूल करने का, इसलिए उसने क्या बना दिए? उप दीवान बना दिए। 3 उप दीवान बनाए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। बंगाल में कौन? रजा खान। बिहार में कौन? राजा सिताब राय। और उड़ीसा में राय दुर्लभ, ठीक है, भूलना नहीं। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी नहीं, बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध में करारी हार होती है, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध में एक तरफ कौन था? मुगल की सेना थी। दूसरी तरफ कौन था? जो मीर कासिम में जो बंगाल का नवाब था, जो वहां से अपदस्थ नवाब था, उसकी से वो कुछ सेनाएं उसकी भी थी, कुछ उसके पास भी था। और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। तीनों की कंबाइंड सेना किससे हार गई थी? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना से हार गई थी। हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश की तरफ से था, ठीक। इस तरीके से कहानी खत्म हुई। आगे देख लेते हैं। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? मुर्शिदाबाद यानी बंगाल। तो बंगाल मोहम्मद रजा खान को बनाया था। बिहार में राजा सिताब राय। उड़ीसा में राय दुर्लभ। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। शाह आलम सेकंड ने। गाजी उद्दीन ने यानी इमादुल मुल्क, इसने दिल्ली में दाखिल किसको नहीं होने दिया? शाह आलम सेकंड। वहां जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे डर के मारे। शाह आलम सेकंड का टाइमलाइन काफी था ठीक ठाक। 1759 से लेकर के 1806 तक ये मुगल सल्तनत सल्तनत गद्दी पर कब्जा रहा इसका, लेकिन डर के मारे कभी इसकी दिल्ली आने की हिम्मत नहीं हो पाई। इसके डर के मारे गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क, ठीक है, इसकी वजह से दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाया। और आगे देख लेते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध 3 युद्ध 1780 से 1777 से 79 के बीच में एक हुआ था। फिर 1780 से 82 के बीच में हुआ था। फिर 1792 में तीसरा युद्ध हुआ था और फिर 1799 में अंतिम युद्ध हुआ था। तो 1777 से 79 में जो लड़ाई हुई थी, पहली वाली आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें मद्रास की संधि हुई थी।
फिर मंगलौर की संधि हुई थी, ठीक है ना। फिर बाद में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। करारी हार हुई थी किसकी? टीपू सुल्तान की। 1799 में श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बचाते बचाते क्या हो गया? शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, इस चीज को आपको याद रखना है, आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की थी? टीपू सुल्तान से, जिसे मैसूर का टाइगर कहा जाता था, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को, कई बार डेट में बता चुका हूँ, बक्सर बिहार में। फिर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो 1855-56 में बिहार के संथालियों ने विरोध किया था, ठीक है ना। संथाल आपको पता होगा, संथाल जनजाति है, इसी जनजाति की वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कहाँ से आती है वो? मयूरभंज जिला है उड़ीसा का, वहां एक जगह है रायरंगपुर, वहां से आती है कौन? वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। संथाल जनजाति की हैं। संथाल विद्रोह भी पता होगा आपको, 1855-56 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह कौन कौन थे इसमें? संथाल विद्रोह में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरू, ये 4 लोग थे इसमें, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरू, और 2 बहनें भी थी, फूलो और झानू। फूलो और झानू 2 बहनें भी थी, संथाल विद्रोह में शामिल थी, फूलो और झानू, ठीक है। बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। तो बंगाल में महालवाड़ी, महाल का मतलब होता है पूरा गांव, गांव इकट्ठा मिलकर के टैक्स देता था। तो बंगाल में महालवाड़ी व्यवस्था जो बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने, मैकेंजी, ठीक है ना। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था, स्थायी बंदोबस्त, इसमें जमींदारों के हाथ में सब कुछ आ गया था। किसानों के लिए क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था इनकी सबसे अच्छी थी, रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान। तो और लेकिन स्थायी बंदोबस्त में या मालगुजारी में या जमींदारी व्यवस्था में सबका एक ही नाम है, ठीक है ना। इस व्यवस्था में किसानों को खेती की जमीन से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। जमींदार, सब कुछ जमींदारों के हाथ में दे दिया गया स्थायी बंदोबस्त के द्वारा, 1793 में, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था, ठीक है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में, ठीक है। रैयतवाड़ी किसानों के हाथ में सब कुछ है, किसानों को कर देने का पूरा उनकी जिम्मेदारी थी, उनसे टैक्स लेना डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से। जबकि स्थायी बंदोबस्त में क्या था? जमींदार टैक्स वसूल के देते थे, ठीक है। और सूर्यास्त का कानून भी उसी टाइम उसी के लिए था, सूर्यास्त का कानून। अगर सूर्यास्त होने तक अगर आपने टैक्स नहीं दिया, राजस्व नहीं जमा किया, तो फिर आपकी जो जमींदारी है वो बेदखल कर दी जाएगी। तो स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी समझ में आ गया। किसानों से डायरेक्ट, किसान जो लगान देने की व्यवस्था थी डायरेक्टली किसकी थी? किसान की, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और महालवाड़ी में क्या था? पूरा पूरा गांव मिलकर के टैक्स देता था, ठीक, अपने हिसाब से। फिर भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। मैनचेस्टर एक शहर है कहाँ पर? ब्रिटेन में, ठीक है ना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है सर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है सर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है ना। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा था सर? 1876 से 78 के दौरान। और इसी वक्त यहाँ पे क्या चल रहा था? दिल्ली दरबार सजा हुआ था, ठीक है ना। रानी जी आई थी, रानी साहिबा आई हुई थी, वो दिल्ली दरबार सजा हुआ था। और लॉर्ड लीटन का समय था, लीटन का समय, ठीक है ना। इस चीज को भी याद रखना है। एक तरफ भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, वहां पे खूब मौज हो रही है बंगाल में, ठीक है ना, 1876-78 के दौरान। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश स्ट्रेची आयोग द्वारा, अगर पूछे स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है, तो अकाल संहिता से संबंधित है। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को, तो रैयतवाड़ी पद्धति का मतलब होता है कि अब जो राजस्व है सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली किससे लिया जाएगा? किसानों से लिया जाएगा, ठीक है। थॉमस मुनरो ने शुरुआत की थी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का, देखिए, किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, ठीक है, और सरकार को भू राजस्व को भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है। किसमें था? रैयतवाड़ी, अभी आपने पढ़ा। किसने शुरू किया था? मुनरो ने। किसने? मद्रास में शुरू किया था मुनरो ने, ठीक है, थॉमस मुनरो। चार्ल्स रीड की सिफारिश पर। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया था किसने? जमींदारों ने प्रताड़ित किया था, आपको पता ही है। जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, इसमें जमींदारों के हाथ में सब कुछ चला गया था। जमीन का मालिकाना हक किसानों से छीन कर किसे दे दिया गया? जमींदारों को दे दिया गया। और उनको ये पावर दे दी गई कि चलो भैया तुम राजस्व वसूलो और हम सूर्यास्त के पहले तक आप जमा कर दो। सूर्यास्त कानून भी उसी से संबंधित है। तो जमींदारी या माल गुजारी सब किससे है?
स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। मतलब कि जो भूमि का जो राजस्व रेट है वो फिक्स कर दिया गया और उसको स्थायी बंदोबस्त 1793 में जॉन शोर की अनुशंसा पर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लगाया था। शुरुआत की थी इसकी जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त की। ठीक है, इसी को जमींदारी बंदोबस्त मालगुजारी बंदोबस्त भी कहते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा 16 अप्रैल 1853। पहली रेलगाड़ी चली थी, ठीक है ना, जब मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। अतः सदैव असहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा है? सच्चिदानंद सिन्हा ने। जब भी आपको व्हाइट मैन बर्डन आपको सुनाई स्टेटमेंट दे कि इसका जिक्र कौन कर रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा। व्हाइट मैन बर्डन का मतलब होता है कि अंग्रेज। अंग्रेज का मतलब, कहने का मतलब है कि अंग्रेज जो है वो धरती पर भेजे गए हैं ईश्वर द्वारा, गॉड द्वारा, और उनके ऊपर ये बोझ है कि जितनी भी और सभ्यताएं हैं जो विकसित नहीं है, जो असभ्य लोग हैं, वो क्या कर देना है? सभ्य बनाना है। ठीक है, ये हमारा बर्डन, हमारे ऊपर एक बोझ दिया गया। ऐसा लोग मानते थे कि भाई हम ही लोग सबसे अधिक सभ्य हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे ऊपर एक बोझ है कि हम और लोगों को भी क्या कराएं? सभ्य बनाएं। तो सच्चिदानंद सिन्हा, बस आप याद रखना व्हाइट मैन बर्डन की बात आए तो सच्चिदानंद सिन्हा भैया ये बिहार के आरा जिले से आते हैं। आरा का मुख्यालय है सर भोजपुर। भोजपुर मुख्यालय है। यहाँ पे आरा में सर आयरन देवी का मंदिर है, देवी का मंदिर। सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जिनको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम उद्घाटन सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है या अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इनकी एक पत्रिका, उसका नाम है सर्च लाइट। सर्च लाइट, ठीक है ना। बिहार को अलग राज्य बनाने में काफी अच्छा योगदान था सच्चिदानंद सिन्हा जी का। आगे देख लेते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिंसबरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, फिंसबरी से, तो वो जीत भी गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचे थे ये दादा भाई नौरोजी। इनकी सेक्रेटरी थी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा निजी सचिव थी इनकी, कामा। और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात कही थी, ये पुस्तक लिखी थी। और 1901 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। इसको याद रखना कि यूपीपीएससी से पूछा गया था कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। किसके लिए कहा था? कांग्रेस के लिए कहा था कि वो लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। किसके लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किसने किया था? जमींदारों के साथ किया गया था। मतलब कि जमीन की जो राजस्व रेट है वो फिक्स कर दिया गया था, उसको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसकी अनुशंसा पर? जॉन शोर की अनुशंसा पर। और कब किया? 1793 में। ठीक है, इसी को स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, माल गुजारी व्यवस्था, सब इसी को कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें सब कुछ किसानों से छीन करके मलिकाना हक जमीनों का किसको दे दिया गया? जमींदारों के हाथ में दे दिया गया। उनसे कहा गया कि आप उनको फिक्स रेट इतना बना दे रहे हैं, इसके आप उसके हिसाब से आप उनको टैक्स दीजिए, राजस्व दीजिए। और सूर्यास्त कानून भी लगा दिया गया कि सूर्यास्त अगर होने तक अगर आप टैक्स नहीं दे पाते, राजस्व नहीं दे पाते, फिर आपकी जिम्मेदारी हक से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करने के लिए क्या लागू किया गया बिहार में? परमानेंट सेटलमेंट। वही हर जगह लागू किया गया। ठीक है, बिहार की वर्तमान राजधानी क्या है? पटना। पटना में ही हाई कोर्ट भी है। 1916 में बनकर तैयार हो गया था पटना हाई कोर्ट। ठीक है, 9 फरवरी 1916। इस तरीके से पेज नंबर 21 में क्लियर हुआ। थैंक यू।